चलिए तो शुरू करते हैं क्या। नेट तो डिस्टर्ब सही आ रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग में भी डाल दिए हैं। अगर रिकॉर्डिंग होगा उसके बाद डाला जाएगा। चलिए तो गुड आफ्टरनून यू ऑल, एंड लेट्स start the class, today's class, and we are going to have a discussion of conjunction today, and this is third day of conjunction, right? So if I am visible to you people and net is working good, then you must join it and just try to be online. And if there is any disturbance, I will try to upload the video afterward. बाद में हम लोग इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
बस नहीं आते, कहने का मतलब क्या है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे ये मीनिंग क्लियर नहीं होने की वजह से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि इसको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। टिल यू कम बैक अपना मीनिंग स्पष्ट नहीं कर पा रहा है जब तक इसे मेन क्लॉज का साथ नहीं मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि ये टिल यू कम बैक जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये कैसे जुड़ा है, तो इसका कंजंक्शन टिल है जिसने इन दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ा है। और आप देख सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इफ, अनटिल, टिल, अनलेस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, etc ये सब आते हैं। तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ और ये दूसरा वाला, पहला वाला जो है वो मेन क्लॉज हुआ। अब दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो ही फ्लेड अवे व्हेन ही सॉ मी, वह भाग गया। तो ये इसका मेन क्लॉज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वह भाग गया। ये मीनिंग बहुत हद तक दे रहा है। दिस वेरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिविंग इट्स मीनिंग टू सम एक्सटेंट और टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन अगर हम इसको कहते हैं कि व्हेन ही सॉ मी, जब उसने मुझे देखा तो वह भाग गया, तो जब उसने मुझे देखा तो ये अपना मीनिंग स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ये अपना मीनिंग स्पष्ट नहीं कर पा रहा है जब उसने मुझे देखा। तब तक ये नहीं कर पाएगा जब तक कि यहाँ पे आपको इस वाले पार्ट को जोड़े आप नहीं, यानी कि वह, उसने जब मुझे देखा वह भाग गया। तो इसीलिए ये मेन क्लॉज है और दूसरा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सवाल उठता है कि दोनों क्लॉज को जोड़ा कैसे गया है? तो जोड़ा गया है व्हेन जो है कंजंक्शन, इससे जोड़ा गया है। और ये कंजंक्शन दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है। तो ये कंजंक्शन चूंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए जिस तरीके का ये कंजंक्शन है वैसा क्लॉज ये बना देता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के क्लॉज तो हमने जाना। अब एक तीसरा भी क्लॉज आ रहा है, एंड दिस इज द थर्ड क्लॉज, एंड दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज। दिस टाइप ऑफ क्लॉज इज, in fact they are also dependent, sorry they are also independent, ये भी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। they don't need the assistance of main clause to make their meaning clear, अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए ये मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ये अपने अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं मेन क्लॉज की तरह ही। ठीक है, तो सवाल उठता है कि एग्जाम्पल को जब एनालाइज किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि द बर्ड फ्लू इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ी, एक क्लॉज हो गया। क्लॉज की परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेंटेंस का वह पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब हो वो क्लॉज बन जाता है। तो यहाँ पे एक क्लॉज हो गया और दूसरा जो क्लॉज हो रहा है, एंड इट सैट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, इट सैट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ये पेड़ की डाल पे बैठ गई। तो अगर हम इट की जगह पे, ये तो रिपीटेशन को रोकने के लिए इट का यूज हुआ है, अगर हम इट की जगह पे द बर्ड लिख दे तो क्या इसका मीनिंग क्लियर नहीं है? द बर्ड सैट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो चूंकि रिपीटेशन को रोकने के लिए इट है, तो इट से थोड़ा आपके मन में सवाल उठ सकता है कि भाई यह पेड़ की डाल पे जाके बैठ गई, यह कौन? तो यहाँ हम बर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि रिपीटेशन इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता है, एक ही वर्ड का बार बार यूज़ इंग्लिश को बहुत ही बेकार लगता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि इंग्लिश डिक्शनरी में या फिर इंग्लिश के इतने साइनो और एंटो हैं जिसका मतलब पढ़ने से दिमाग भी खराब हो जाता है कि ये एक एक वर्ड के 20-20, 25-25 साइनो एंटो है। क्यों? सिर्फ ये आजकल जो ड्रेस जिस तरीके से बदलते हैं लोग, उसी तरीके से 50 साल 100 साल पहले से इंग्लिश अपना ड्रेस बदलता आया है, यानी कि सेम ड्रेस में वो कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा। इसका कारण ये है कि हर एक ही बात को कहने के लिए आप
जितनी बार कहेंगे उतने नए नए वर्ड वो यूज करते हैं, खास करके पेपर वालों को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे द बर्ड हम समझ गए, तो द बर्ड को मिटा देता हूँ मैं। तो अब आप ये समझिए कि इट सैट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, और चिड़िया जो है एक पेड़ की ब्रांच पे जाकर के बैठ गई। तो हम किसी को बोलेंगे कि चिड़िया पेड़ की ब्रांच पे जाके बैठ गई, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझको समझ नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि चिड़िया आकाश में उड़ी, ये भी बात समझ में आ रही है, और यह पेड़ की ब्रांच पे जाके बैठ गई, ये भी बात समझ में आ रही है। तो चूंकि ये सेंटेंस दो क्लॉज से बना है, तो इसका मेन क्लॉज जो है वो ये वाला हो ही गया, लेकिन दूसरा क्लॉज इसको असिस्ट कर रहा है, इसके साथ में जुड़ा है, लेकिन वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है। साथ में है लेकिन डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वैसे क्लॉज जो मेन क्लॉज के साथ में हो लेकिन उस पर आश्रित नहीं हो, उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, उन क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज। वैसे क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज हम कहते हैं। तो टू सम अप का हिंदी हुआ सारांश में, वी कैन से दैट जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। फर्स्ट इज मेन क्लॉज, पहला मेन क्लॉज है जो अपने अर्थ को स्वयं स्पष्ट करता है। दूसरा जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज की खासियत क्या होती है? वो डिपेंडेंट होता है, यानी कि नहीं सॉरी, हाँ, वो इंडिपेंडेंट होता है। जो ये हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी वो अपने अर्थ को खुद ब खुद स्पष्ट कर देता है, लेकिन फिर भी वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में रहता है। और एक जो थर्ड होता है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो बिल्कुल ही मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, यानी अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए उसे मेन क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है। और ये जो क्लॉजेज हैं ये आपस में किससे जुड़ते हैं? कंजंक्शन से जुड़ते हैं। कंजंक्शन ही इनको जोड़ता है, और जो जिस तरीके का कंजंक्शन होता है वो क्लॉज वैसा बन जाता है, ठीक है। तो यही बात हुई, ये क्लॉज के बारे में हम लोग कुछ हद तक जाने। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे क्या है। अब आइए टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के टाइप्स। तो कंजंक्शन के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एक हुआ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दूसरा हुआ। अब ये क्लॉज की आपने चर्चा तो पहले सुन ली है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्लॉज बनते कैसे हैं? तो ये कंजंक्शन जब उसमें जुड़ जाता है तो वो उस तरीके का क्लॉज बना देता है। तो मेन क्लॉज तो चूंकि पहले आता है तो उसको कंजंक्शन की तो जरूरत है नहीं, लेकिन उसके बाद जो जुड़ता है उसी को ना कंजंक्शन चाहिए, तो मेन कंजंक्शन नहीं होता है। इसीलिए मेन कंजंक्शन नहीं होता है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग, तो एंड, बट, फॉर, आल्सो, आइदर और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, ईटीसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। ये सारे जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। पहली बात की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की खासियत क्या होगी, ध्यान से बताइए जरा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की खासियत क्या होगी सो बताइए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपना अर्थ स्वतः वो बता देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज की परिभाषा है। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता कैसे है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे कंजंक्शन अगर आपको कहीं दिखते हैं तो वो जो क्लॉज होगा वो एक तरह से कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सामान्य श्रेणी के वर्ड्स और फ्रेज को आपस में जोड़ते हैं। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि दे ज्वाइन इक्वल रैंक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सामान्य श्रेणी के मतलब एक ही श्रेणी के वर्ड को या क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। ये सवाल उठता है कि एक श्रेणी है क्या? एक श्रेणी है क्या?
तो इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि एक श्रेणी होता क्या है। ठीक है, देखिए just look at this very sentence. He visited not only Delhi but also Mumbai. And this sentence is right. ये sentence क्या है? सही है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कंजंक्शन जो है वो कौन सा है यूज हुआ है, नॉट ओनली भी है बट आल्सो भी है। कई कंजंक्शन पेयर में आते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्दो येट, ये सारे कंजंक्शन पेयर में आते हैं। तो ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट आल्सो मुंबई। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो से सेंटेंस का दो पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। वही बात यहाँ पे है कि ये सेंटेंस यहाँ गलत क्यों है। ही नॉट ओनली विजिटेड दिल्ली बट आल्सो चंडीगढ़, ये सेंटेंस गलत क्यों है? ये सेंटेंस गलत क्यों है? फिर से बोलिए जरा। हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब। अच्छा, चलिए, कुछ हद तक वो भी बात सही है, लेकिन क्लोजली अगर हम वॉच करें तो नॉट ओनली के बाद क्या आया है? विजिटेड क्या है? वर्ब है। बट आल्सो के बाद क्या आया है? ये क्या है? नाउन है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडियाज। तो किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो चंडीगढ़ क्या हुआ? नाम हो गया, नाउन हो गया। और यहाँ पे तो नॉट ओनली के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ पे वर्ब आ रहा है और यहाँ पे नाउन आ रहा है। ठीक है, तो इक्वल रैंक को ये नहीं जोड़ पा रहा है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद में क्या आ रहा था? नाउन आ रहा था, और बट आल्सो के बाद भी क्या आ रहा था? तो इक्वल रैंक को जोड़ रहा है। ये इक्वल रैंक को जोड़ रहा है, लेकिन नीचे वाला इक्वल रैंक को नहीं जोड़ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है। अगला जो एग्जाम्पल है कि ही इज गुड नाइदर एट गेम्स नॉर एट स्टडीज। हिंदी हुआ कि वो ना तो गेम्स में अच्छा है ना ही पढ़ाई में अच्छा है, स्टडीज में अच्छा है। तो नाइदर के बाद आप देखिए कि जोड़ने के लिए नाइदर नॉर का यूज हुआ है, ये भी कंजंक्शन है। और नाइदर नॉर का जो यूज हुआ है, तो इसमें नाइदर के बाद में क्या आया है? गेम्स आया है। गेम क्या है? गेम क्या है? नाउन है। गेम नाउन है। खेल, खेलना होता, प्ले होता, वर्ब होता, लेकिन ये खेल है। क्रिकेट इज ए गेम, तो क्रिकेट नाउन है, वो गेम नाउन हुआ। फुटबॉल इज ए गेम, तो ये सब नाउन है। तो गेम्स जो है वो नाउन हुआ, और स्टडीज, अरे चुप हो जाओ, ये भी नाउन हुआ। वर्ब भी हुआ और नाउन भी हुआ, दोनों ही होते हैं। कई वर्ड अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलते हैं, और एक वर्ड कई बार 2, 3, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी शामिल होते हैं। आपको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो क्या है कि अब ध्यान से समझिएगा। ही रन्स इन द फील्ड, इस सेंटेंस में रन्स क्या है? वर्ब है। रन्स इसमें वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट का ये एग्जाम्पल हुआ, और वर्ब में एसीएस लग जाता है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मान लीजिए कि रन्स अगर में कन्फ्यूजन है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ही ईट्स अ मैंगो। अब तो खाने का सामान होगा तो पक्का वर्ब होगा ये, ठीक है। तो यहाँ ईट्स क्या है? वर्ब है कि नहीं है? तो वर्ब है, तो वर्ब में एसीएस लगा है। क्यों लगा है? क्यों लगा है? हाँ, और सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें एसीएस लगा हुआ है। तो उसी तरीके से हम इस एग्जाम्पल को मिटा के अगर आपको बताएं कि ही
रन्स इन द फील्ड, तो यहाँ पे रन्स क्या हुआ, वर्ब हुआ, यहाँ पे रन्स वर्ब हुआ। लेकिन वही अब एग्जाम्पल मैं चेंज करता हूँ और लिखता हूँ कि कोहली मेड 50 रन्स, नाउन नहीं हो गया? हाँ, तो रन्स यहाँ भी है, रन्स यहाँ भी, ये वर्ब है और ये नाउन है। तो एक वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूज़ होता है। अगर आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल भी एक बताऊं तो देयर इज नो वाटर इन द जग, इन द पॉट। यहाँ पे वाटर क्या है, और मान लीजिए कि अगर आपको डाउट हो रहा है नाउन और वर्ब, तो यहाँ पे हम शुगर भी लिख सकते हैं। देयर इज नो शुगर इन द पॉट, बर्तन में शुगर नहीं है। शुगर क्या है, नाउन ही तो है, मटेरियल नाउन है, इससे किसी वस्तु का बोध हो रहा है। तो उसी तरीके से शुगर की जगह पे हमने वाटर यहाँ लिख दिया, तो ये भी नाउन ही है, वाटर यहाँ पे नाउन हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये लिखा दे वाटर द प्लांट्स एवरी डे, दे वाटर द प्लांट एवरी डे, ये पानी पटाना हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही ये वर्ब हो गया। वाटर मतलब पानी पटाना, ये वर्ब हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ वाटर वर्ब है और यहाँ वाटर नाउन है। तो वर्ड अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंस के आधार पे बदल लेते हैं। तो ये बात चली थी इसलिए कि स्टडीज़ पे, तो स्टडीज़ नाउन और वर्ब दोनों ही है, ठीक है। मान लीजिए कि ही स्टडीज हार्ड, यहाँ पे स्टडीज़ क्या हुआ, वर्ब हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सीट के साथ वर्ब में ऐसा ये लगता है, ही स्टडीज हार्ड, वो बहुत मन से पढ़ता है। और ही टेक्स इंटरेस्ट इन क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट क्या है, नाउन है। टेक में एसीएस लगा है, ये वर्ब हो गया। ही टेक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में टी छूट गया है, ही टेक्स इंटरेस्ट इन क्रिकेट। तो टेक इंटरेस्ट यानी टेक जो है वो वर्ब है और क्रिकेट क्या है, नाउन है। अब हम यहाँ से क्रिकेट को मिटा देते हैं और यहाँ पे हम स्टडीज़ लगा देते हैं, क्या ये वर्ब हो जाएगा, नहीं, नाउन ही होगा। ही टेक्स इंटरेस्ट इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में मन लगाता है। तो यहाँ पे स्टडीज़ जो है वो आपका नाउन है और यहाँ जो आपने स्टडीज़ देखा था वो वर्ब है। तो वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कब नाउन है कब वर्ब है। तो ही इज़ गुड नाइदर एट गेम्स, यहाँ पे गेम्स जो है वो नाउन है और यहाँ भी स्टडीज़ नाउन है, ठीक है। यानी वो अच्छा नहीं है, ना तो गेम में अच्छा है ना ही स्टडीज़ में अच्छा है। और दूसरे एग्जाम्पल में हम आगे देखते हैं कि ही इज़ नाइदर गुड एट गेम्स नॉर एट स्टडीज़, ठीक है। अब ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, नाइदर के बाद एडजेक्टिव आ गया है गुड और नॉर के बाद में नाउन आ गया है, तो इक्वल पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा इक्वल पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं, अगर नहीं जोड़ेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आगे है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की संख्या सामान्यतः 7 है, जिसे हम फैन बॉयज़ एक एक्रोनीम है, इसके नाम से हम जानते हैं और इसको याद कर सकते हैं। फैन बॉयज़ का मतलब एफ से फॉर होता है, ये भी कंजंक्शन होता है। ए से एंड होता है, ये भी जोड़ता है, एंड जोड़ता है कि नहीं। एन से नॉर होता है, नाइदर नॉर। बी से बट होता है, ओ से और होता है, नॉर और। वाई से येट और एस से सो। तो इसको हमने सबका देखिए एफ ए एन बी ओ वाई एस,
ये करके फैन बॉयज़ के नाम से हम याद कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं मेन। अब जब हम लोग समझ गए इस बात को कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है बताइए जरा आप लोग। ये इंडिपेंडेंट होता है और क्या होता है, सेम टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को या इक्वल रैंक को ये जोड़ता है। ठीक है, इक्वल रैंक को ये जोड़ता है। तो अब जब हम समझ गए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इस तरीके के होते हैं, तो क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बहुत तरह के होते हैं क्या? तो होते हैं, और बहुत तरह के होते हैं, इसमें आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ बहुत तरीके का होता है। नहीं, आदमी कितने तरीके का होता है? उतने तरीके हैं। कपड़ा कितने तरीके का होता है? बहुत तरीके का होता है। फूल कितने तरीके का होता है? बहुत तरीके, सब में तरीका ही है। तो कंजंक्शन में और क्लॉज में अगर तरीका हो गया कि बहुत टाइप्स होते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नाउन भी 5 तरह के होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, इनको आगे 4 सब ग्रुप में बांटा गया है, यानी इनके आगे 4 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है कोपुलेटिव और क्यूमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव और कोऑपरेटिव कंजंक्शन, इसकी खासियत ये होती है कि ये एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं, एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से ये जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? तो ये सारे जो कंजंक्शन हैं ये जोड़ने का काम करते हैं। अब मान लीजिए कि आप एंड लिखते हैं, तो एंड से 2 बात को आपस में जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? कि नहीं? नॉट ऑनली बट आल्सो, इससे भी बात को जोड़ते हैं। ही इज़ नॉट ऑनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। तो इससे भी हम 2 बातों को जोड़ते हैं, नॉट ऑनली बट आल्सो से। उसके बाद में बोथ एंड, इससे भी बात को जोड़ते हैं। एज वेल एज ही, एज वेल एज हिज ब्रदर्स, वह साथ में उसका भाई भी। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, वो और उसके साथ में उसका भाई भी मीटिंग में मौजूद था। तो एज वेल एज से भी हम जोड़ते हैं, नाइदर नॉर से भी जोड़ते हैं, आइदर और से भी जोड़ते हैं, मोर ओवर से भी जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो कोपुलेटिव कंजंक्शन है, ये एक स्टेटमेंट या एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स। तो यहाँ पे एज वेल एज जो है वो कंजंक्शन है, और इसने क्या काम किया है? प्रिंसिपल को टीचर से जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? तो ये जोड़ने का काम करते हैं। वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग, और प्रिंसिपल के साथ साथ टीचर भी मीटिंग में मौजूद थे। आप लोगों के मन में कहीं डाउट आएगा कि टीचर्स जब लगा है तो यहाँ पे वर लगना चाहिए था, लेकिन सिंटेक्स जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, उसके हिसाब से ये रूल कहता है कि अगर एज वेल एज से 2 नाउन जुड़े जिसमें एक सिंगुलर हो या और दूसरा प्लुरल हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंसिपल सिंगुलर है एक, और टीचर्स क्या है? प्लुरल है 2, तो या 2 से ज़्यादा, तो टीचर्स के हिसाब से यहाँ वर होना चाहिए था वाज की जगह पे। लेकिन रूल कहता है सिंटेक्स का कि अगर एज वेल एज से 2 नाउन जुड़े हो जिसमें एक सिंगुलर और प्लुरल हो, तो जो वर्ब होगा वो हमेशा एज वेल एज के पहले वाले नाउन के हिसाब से होता है। एज वेल एज के पहले प्रिंसिपल है और ये सिंगुलर है, तो वर्ब वहाँ जाके सिंगुलर हुआ है। और इसी को अगर हम लोग बदल देते, द टीचर्स एज वेल एज द प्रिंसिपल लिखते, तो टीचर्स के हिसाब से वहाँ पे वर्ब हो जाता। तो चलिए वो तो अलग चैप्टर की बात है। इसमें हम लोग देखते हैं तो एज वेल एज ने 2 बात को आपस में जोड़ा है।
ठीक है। दूसरा जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। दूसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव का जो मीनिंग होता है, एडवर्सेटिव का मीनिंग होता है उल्टा, विपरीत। एडवर्सरी एक वर्ड होता है, जो विरोधी होते हैं उनको एडवर्सरी कहा जाता है। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन या कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी इसका नाम है दूसरा। इसका दूसरा नाम है कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है भाई? आजकल कॉन्ट्रास्ट मैचिंग का ज़माना है। पैंट अगर ब्लैक पहने हैं तो शर्ट क्या होगी? वाइट होगी। और शर्ट अगर वाइट होगी, पैंट वाइट होगी तो शर्ट ब्लैक होगी। तो कॉन्ट्रास्ट मैचिंग आजकल चल ही रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब ही होता है कि अपोजिट। अगर वाइट पैंट और वाइट शर्ट पहन के चले तो अजब लगेगा। तो वही बात है कि इसको कहा जाता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन या कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी कि ये अपोजिट सेंस और अपोजिट बात को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो कंजंक्शन है ये कौन कौन से हैं? बट है, स्टिल है, अनली है, येट है, वेयर एज है, हाउएवर है। और ये हमेशा दो अपोजिट आइडियाज को जोड़ने का काम करते हैं। दो अपोजिट आइडियाज कैसे हैं? तो ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी। इंटेलिजेंट तो है, पॉजिटिव क्वालिटी है, लेकिन तुरंत नेगेटिव क्वालिटी आ गया, लेजी। तो दो अपोजिट आइडियाज को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? शी हेट्स मी, वह मुझे नफरत करती है, येट आई लव हर, फिर भी मैं उसे प्यार करता हूं। तो आप देखिए कि यहां पे प्लस नहीं, यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है। शी हेट्स मी येट आई लव हर। तो यहां पे आपने देखा कि येट ने कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अगर इस सेंटेंस को हम लिखते हैं शी हेट्स मी एंड आई लव हर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि क्या हिंदी में भी अगर हम सोचे वह वह ईमानदार है, ईमानदार है और आलसी है, ये सेंटेंस सही है? हिंदी में भी अगर आप देखें तो सही है कि नहीं है? क्या होगा? लेकिन या परंतु। तो आपने देखा, बोलने को तो भोजपुरी में भी बोल देंगे, नहीं हो बोलेंगे तो बात समझ जाता है आदमी, लेकिन जब आप लिखने के लिए जाएंगे तो एग्जैक्ट फॉर्मेट पे बात होनी चाहिए। क्या? नहीं, तो भी तो सेम क्वालिटी को ना जोड़ेगा। वो ईमानदार है, आलसी भी है। नहीं, वह ईमानदार है और परिश्रमी भी, ऐसे होगा। वह ईमानदार है और परिश्रमी भी, क्योंकि जब पॉजिटिव क्वालिटी है तो भी जो है वो पॉजिटिव एक ही क्वालिटी को आपस में जोड़ता हुआ जाएगा। लेकिन जब आप दो अलग अलग क्वालिटी को जोड़ रहे हैं तो आपको वहां पे कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट या एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वह ईमानदार है और आलसी नहीं होगा, बल्कि लेकिन या परंतु ऐसा कुछ करके होगा। तो इसी को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो वही ना बनेगा, ही इज इंटेलिजेंट। ईमानदार का ऑनेस्ट होगा, लेकिन ही इज इंटेलिजेंट बट दो अलग अलग क्वालिटी है कि नहीं है? तो जहां भी कॉन्ट्रास्ट की बात होगी तो कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट का यूज करना पड़ेगा। कोई कंजंक्शन कहीं हम फिट कर दे, ऐसे काम नहीं चलता है। जो जिस टाइप का कंजंक्शन है उसको उसी टाइप के फॉर्मेट में लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहीं तक अब स्टॉप किया जाए, बाकी कल